तो स्टूडेंट्स वेलकम बैक। आज के सीआरपीसी के लेक्चर में हम नया टॉपिक डिस्कस करेंगे। लास्ट लेक्चर में मैंने आरोप जो है आप लोगों को बताए थे, आरोपों का प्रारूप, आरोपों का संयोजन, उसकी डेफिनेशन, आरोपों में गलतियों का प्रभाव और जो नियम था कि प्रत्येक अपराध के लिए पृथक पृथक आरोप होंगे और उनका विचारण भी पृथक पृथक किया जाएगा। ये नियम भी हम लोगों ने डिस्कस किया था और इसके एक्सेप्शंस भी हम लोगों ने डिस्कस किए थे। आज के लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे एफआईआर एंड एनसीआर। इन दोनों में क्या अंतर होता है, एफआईआर का फुल फॉर्म क्या है, एफआईआर कैसे लॉन्च की जाती है, क्या क्या फॉर्मेलिटीज होती हैं, अगर कोई पुलिस ऑफिसर एफआईआर लॉन्च करने से इनकार कर देता है तो पुलिस ऑफिसर की क्या लायबिलिटी है, हमारे पास और कौन कौन सी रेमेडीज हैं, तो ये सारी चीज़ें हम आज के लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे एफआईआर की। तो इससे संबंधित जो धारा है सीआरपीसी की, वो धारा है सेक्शन 154। सेक्शन 154 में फर्स्ट इंफॉर्मेशन रजिस्टर को इनडायरेक्टली बताया हुआ है। यानी जब आप सीआरपीसी का सेक्शन 154 देखेंगे तो उसमें जो बात लिखी हुई, क्या लिखा हुआ है, संज्ञेय मामलों में इत्तला। संज्ञेय मामलों में इत्तला जो टाइटल है सेक्शन 154 का, वो क्या है, संज्ञेय मामलों में इत्तला, यानी इंफॉर्मेशन इन कॉग्निजेबल केसेज। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि जैसा मैंने आपको बताया कि दो तरीके के मामले हो सकते हैं। पहले ही हम लोगों ने ये चीजें डिस्कस कर ली थी, कॉग्निजेबल केसेज एंड नॉन कॉग्निजेबल केसेज, यानी संज्ञेय मामले और असंज्ञेय मामले। तो अगर कोई संज्ञेय मामला है, अगर किसी संज्ञेय मामले में जानकारी किसी थाने के भारसाधक अधिकारी को दी जाती है, तो उस संबंध में थाने का भारसाधक अधिकारी उस अपराध के संबंध में, उस मामले के संबंध में उसको जो अभिलिखित करेगा, जिस रजिस्टर में अभिलिखित करेगा, उसको हम क्या बोलते हैं, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रजिस्टर, यानी हिंदी में क्या बोला जाता है, प्रथम इत्तिला रिपोर्ट। इसको रब्ते इब्तिदाई, अरबिक में क्या बोला जाता है, रब्ते इब्तिदाई। तो सबसे पहले तो हमको ये समझ लेना जरूरी है कि एफआईआर या फर्स्ट इंफॉर्मेशन रजिस्टर डायरेक्टली सीआरपीसी में कहीं उल्लिखित नहीं है। फर्स्ट इंफॉर्मेशन रजिस्टर जो है एक डॉक्यूमेंट है जो कि पुलिस थाने में पाया जाता है, मिलता है, और उस थाने में उस रजिस्टर के अंतर्गत उन सूचनाओं को अभिलिखित किया जाता है जो कि संज्ञेय मामलों से संबंधित है। ये चीजें मैंने पहले ही क्लियर कर दी थी कि कौन सा मामला संज्ञेय है, कौन सा मामला असंज्ञेय है, ये कैसे अभिनिश्चित होगा, आईपीसी के अधीन कौन से मामले संज्ञेय हैं और कौन से मामले असंज्ञेय हैं, ये सीआरपीसी का फर्स्ट शेड्यूल बता देता है। यानी कहने का मतलब है कि जब भी कोई व्यक्ति, कोई विक्टिम थाने पर आता है और वो किसी अपराध के बारे में बताता है, कोई जानकारी देता है, तो पुलिस ऑफिसर का कर्तव्य क्या है कि जो भी तथ्य, जो भी एलिगेशंस वो व्यक्ति द्वारा, विक्टिम के द्वारा बताए जा रहे हैं और उनके आधार पर जो अपराध निर्मित होता है, जैसे कोई व्यक्ति आके ये कहता है कि साहब ऐसे ऐसे मेरे घर में ऐसे ऐसे हो गया, दो लोग घुसाए और उन्होंने मारपीट कर दी, तो अब प्रैक्टिकली वहां पर जो एसएचओ साहब, उनको देखना पड़ेगा कि कौन कौन से केस इसमें लग रहे हैं। हाउस ट्रेसपास का केस लग रहा है, हाउस ब्रेकिंग का केस लग रहा है, चूंकि उसमें मारपीट की बात आ रही है तो इसमें सिंपल हर्ट या ग्रीवियस हर्ट भी हो सकती है। सेक्शन 352 जो है फोर्स वाला, क्रिमिनल फोर्स जो है, इसमें अप्लाई किया जा सकता है। अब ये देखना पड़ेगा कि जो भी ऑफेंसेज, जो भी एलिगेशंस विक्टिम के द्वारा लगाए जा रहे हैं, उनसे कौन कौन से चार्ज जो है फ्रेम हो रहे हैं, और यदि वो चार्ज जो फ्रेम हो रहे हैं उनमें से यदि एक भी चार्ज कॉग्निजेबल केस की कैटेगरी में जा रहा है तो फिर उस मामले में एफआईआर लॉन्च किया जाएगा, और यदि सभी की सभी चार्ज जो है नॉन कॉग्निजेबल हैं तो फिर जो है एफआईआर लॉन्च नहीं किया जाएगा, उस मामले में एनसीआर लॉन्च किया जाएगा। और एनसीआर का मतलब होता है नॉन कॉग्निजेबल रिपोर्ट, जो कि सीआरपीसी की धारा 155 में बताया हुआ है। तो कहने का मतलब है कि जब किसी विक्टिम के द्वारा कोई एलिगेशन जो है लगाए जाते हैं, कोई सूचना दी जाती है, अब उस सूचना के आधार पर, उन एलिगेशंस के आधार पर जो आरोप निर्मित होते हैं, जो चार्ज निर्मित होते हैं, उनको आधार बनाकर जो अपराध बनता है, यदि वो अपराध प्रथम दृष्टया संज्ञेय प्रतीत होता है, या जो भी अपराध हैं उनमें से कोई भी एक अपराध अगर संज्ञेय प्रतीत होता है, तो उस मामले में एफआईआर लॉन्च किया जाएगा। और यदि प्रतीत होने वाले सभी एलिगेशन, सभी आरोप नॉन कॉग्निजेबल यानी असंज्ञेय प्रतीत होते हैं तो फिर उस मामले में एफआईआर लॉन्च नहीं किया जाएगा। उसके लिए अलग से सीआरपीसी की धारा 155 में व्यवस्था की गई है जिसमें एनसीआर लॉन्च किया जाता है, नॉन कॉग्निजेबल रिपोर्ट। तो ये एफआईआर और एनसीआर, यानी एफआईआर और एनसीआर रजिस्टर का नाम है। एफआईआर में कॉग्निजेबल ऑफेंसेज की सूचना को अभिलिखित किया जाता है, एनसीआर में नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेज की सूचना को अभिलिखित किया जाता है। जब कई अपराध मिलकर बनते हैं और उनमें से यदि एक भी कॉग्निजेबल है तो एफआईआर ही लॉन्च की जाएगी, एफआईआर रजिस्टर में ही उनको लिखा जाएगा। एनसीआर रजिस्टर तभी खोला जाएगा, एनसीआर में केवल उन्हीं अपराधों को लिखा जाएगा जबकि हुए सभी अपराध असंज्ञेय प्रतीत होते हैं। तो ये आपको बेसिक सी चीज है, छोटी सी चीज है, ये आपको समझ में आनी चाहिए।
तो सेक्शन 154 में एफआईआर शब्द को नहीं अभिलिखित किया गया है, संज्ञेय मामले में सूचना को बताया गया है। अब इसकी जो डिटेल्स हैं, इसके जो एलिमेंट्स हैं, वो हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले इसमें ये क्लियर है कि जो एफआईआर रजिस्टर होगा ये जो है 3 प्रतियों में होता है। यानी जो आपकी सूचना होगी कॉग्निजेबल अपराध के संबंध में, चाहे आप इसको ओरली बताएं या रिटन वे में दें, ये डिपेंड करता है आप पर। आप ओरली भी दे सकते हैं, मौखिक रूप से भी बता सकते हैं, लिखित में भी दे सकते हैं, लेकिन थाने का भारसाधक अधिकारी एसएचओ जो होगा वो इसको जो है लेखबद्ध करेगा। और लेखबद्ध करेगा यानी 3 प्रतियों में, यानी कहने का मतलब है कि 3 प्रतियां होंगी। मूल प्रति जो होगी ये कोर्ट में भेज दी जाती है, मजिस्ट्रेट को भेज दी जाती है, यानी जिस मजिस्ट्रेट का क्षेत्राधिकार है उस थाने के ऊपर उस मजिस्ट्रेट को भेज दी जाएगी। यानी सीधी सीधी बात है, ये चीज़ हम सीआरपीसी में पहले ही जो है जानते हैं कि यहाँ पर ये सीजीएम साहब तय करते हैं कि कौन से थाने के ऊपर कौन सा मजिस्ट्रेट रहेगा। यानी फलाने थाने के मामले फलाना मजिस्ट्रेट सुनेगा, तो उस थाने पर जो मजिस्ट्रेट है वो जो है उस व्यक्ति को, उस मजिस्ट्रेट को जो वहाँ पर एफआईआर की मूल प्रति होगी वो भेज दी जाएगी। एफआईआर की जो दूसरी प्रतिलिपि होगी वो निःशुल्क जो है विक्टिम को दे दी जाएगी, जो कि ऐसी सूचना लिखवाने के लिए आया हुआ है। और इसकी जो तीसरी डुप्लीकेट कॉपी होगी वो थाने में ही भविष्य के लिए रखी रहेगी, जिससे कि कोई जानकारी होगी वो उससे मिल जाएगी। तो कहने का मतलब ये है कि एफआईआर रजिस्टर में संज्ञेय मामलों को लिखा जाएगा। 3 प्रतियों में ये होता है, मूल प्रति कोर्ट में भेज दी जाती है, दूसरी निःशुल्क विक्टिम को दे दी जाती है, तीसरी थाने में ही रखी रहती है। इसके बाद बात आती है कि जब ये पूरा हो जाता है तो उस पर जो व्यक्ति रिपोर्ट दर्ज करा रहा है उसके साइन कराए जाते हैं, वो उस पर साइन करेगा, जिससे कि ये प्रूफ रहे कि हाँ साहब उसने जो है ऐसी जानकारी दी है। अब प्रश्न ये बनता है कि अगर थाने का भारसाधक अधिकारी बिना किसी रीजनेबल ग्राउंड के एफआईआर लिखने से मना कर देता है। अब देखिए, एफआईआर लिखने से मना कर देने के 2-3 कारण होते हैं। एक कारण तो कई बार आपने प्रैक्टिकली ये देखा होगा कि जैसे आप अगर सूचना लिखवाने जाते हैं तो थाने के जो भारसाधक अधिकारी होते हैं, जो पुलिस होती है, टहला देती है कि भैया ये हमारे क्षेत्राधिकार का मामला नहीं है, हमारे थाने का मामला नहीं है, आप दूसरे थाने में लिखवा के आइए। तो ये एक समस्या बनती है। दूसरा फिर ये होता है कि कई बार पुलिस ऑफिसर ये कह के ठहला देता है, थाने का भारसाधक अधिकारी ये कह के ठहला देता है कि भैया ये अपराध ऐसा नहीं है और विवेचना हम प्राइमा फेसी जो है कर लेंगे और इसमें अभी जो है कोई रिपोर्ट दर्ज नहीं होनी चाहिए, यानी वो एफआईआर लॉन्च नहीं करता है, चाहे मामला उसके क्षेत्राधिकार में ही क्यों ना हो। तो दोनों को अलग अलग हम डिस्कस कर सकते हैं। पहली कंडीशन, जैसा कि मैंने आपको बताया, कि अगर मामला उसके क्षेत्राधिकार का नहीं है और आप थाने पर रिपोर्ट कराने के लिए जाते हैं, तो क्या संबंधित थाने के भारसाधक अधिकारी का यह अधिकार है कि वो एफआईआर लिखने से मना कर दे? तो इसका उत्तर है नो। अगर आप कानून के जानकार हैं, आप विधि के प्रति जागरूक हैं, तो आप समझा सकते हैं। यानी कहने का तात्पर्य है कि आपका अधिकार है और थाने के भारसाधक अधिकारी का कर्तव्य है कि उसमें एफआईआर लॉन्च करे, भले ही मामला उस थाने की सीमाओं के अंदर का ना हो। और उस मामले में 0 एफआईआर लॉन्च की जाती है। 0 एफआईआर, ये शब्द जो है काफी बार सुनने में आता है। और 0 एफआईआर का मतलब क्या है, मैं इसको थोड़ा सा एलैबोरेट कर देता हूं कि जब भी कोई एफआईआर लिखी जाती है तो उसको एक नंबर अलॉट कर दिया जाता है। लेकिन अगर थाने से बाहर का मामला है, संबंधित थाने के भारसाधक अधिकारी को क्षेत्राधिकार नहीं है, क्योंकि थाने के बाहर का मामला, लेकिन रिपोर्ट लिखने से वो मना नहीं कर सकता, इसलिए वो एफआईआर लिखेगा, लेकिन उसको कोई नंबर अलॉट नहीं करेगा। और वो एफआईआर जो होगी, वो इन्फॉर्मेशन जो होगी संबंधित थाने को भेज दी जाएगी और संबंधित थाना जो है जिसके क्षेत्राधिकार में वो अपराध किया गया है वो उसको नंबर अलॉट करेगा। इसलिए उसको हम क्या बोल देते हैं, 0 एफआईआर। तो एक बात तो ये हो गई। अब दूसरी बात ये हो गई कि अगर पुलिस थाने का भारसाधक अधिकारी बिना किसी युक्त कारण के एफआईआर लिखने में देरी करता है या एफआईआर लिखने से इनकार कर देता है, तो फिर हमारे पास कौन कौन से अधिकार हैं, हमारे पास कौन कौन से रेमेडीज हैं। तो सबसे पहली बात तो ये कि बिना किसी युक्त कारण के एफआईआर ना लिखना आईपीसी की धारा 166A के तहत अपराध है और संबंधित थाने के भारसाधक अधिकारी पर 166A के तहत मुकदमा अधिरोपित किया जा सकता है। दूसरा, अगर थाने का भारसाधक अधिकारी एफआईआर लिखने से मना करता है तो ये न्यायालय की अवमानना भी मानी जाएगी। सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग के आधार पर एफआईआर लिखने के लिए थाने का भारसाधक अधिकारी बाध्य है, और यदि वह ऐसा नहीं करता है तो न्यायालय के आदेश की अवमानना है। आईपीसी की धारा सेक्शन 228 के तहत न्यायालय की अवमानना का दोषी माना जाएगा। और हमारे पास कौन कौन सी रेमेडीज हैं इसके अलावा? हमारे पास अगली रेमेडी ये है कि जब वो ऐसा इनकार करता है तो सेक्शन 154 क्लॉज 3 के तहत एसपी को डाक द्वारा रिपोर्ट भेजी जा सकती है। यानी कहने का मतलब है कि जब हमारी एफआईआर 154 में लॉन्च नहीं होती है तो फिर 154(3) में हम जो है एसपी साहब को डाक द्वारा जानकारी दे सकते हैं कि साहब जो है हमारी जो एफआईआर है वो लॉन्च नहीं की जा रही है। तो एसपी साहब बीच में इन्वॉल्व हो सकते हैं, इंटरफेयर कर सकते हैं और थाने के भारसाधक अधिकारी को आदेश दे सकते हैं कि उस मामले में एफआईआर लिखी जाए। लेकिन प्रश्न ये बनता है कि अगर एसपी साहब भी कोई एक्शन नहीं लेते हैं तो फिर कोर्ट के आदेश से एफआईआर होती है। आपने प्रैक्टिकली सुना होगा कि साहब न्यायालय ने, कोर्ट ने एफआईआर के आदेश दिए हैं और कोर्ट जो है एफआईआर के आदेश कर सकता है
सेक्शन 156 क्लॉज 3, सेक्शन 156(3), ये बहुत जो है प्रैक्टिकल सी धारा है, बहुत कोर्ट में काम में आती है। न्यायालय द्वारा जब न्यायालय से आदेश कराए जाते हैं तो 156(3) में कोर्ट आदेश करता है, तब एफआईआर लिखने के लिए जो एसएचओ साहब होंगे, जो पुलिस होगी, वो बाउंड होगी। इसको हम व्यक्तिगत इस्तिगासा भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? व्यक्तिगत इस्तिगासा, यानी कोर्ट द्वारा एफआईआर लिखने के आदेश किए गए। और हमारे पास क्या रेमेडी भाई? हो सकता है कि एसपी साहब ने भी इंटरफेयर नहीं किया, मजिस्ट्रेट ने भी जो है कोई जो है किसी प्रकार की जिम्मेदारी नहीं ली, को एफआईआर के आदेश नहीं दिए, तो इस मामले में रिवीजन दाखिल किया जा सकता है। अगर इन तीनों में भी रेमेडी नहीं मिल रही है तो हमारे पास रिविजनल पावर है 397 में, कोर्ट ऑफ सेशन को रिविजनल पावर्स होती हैं। रिविजनल पावर्स यानी पुनरीक्षण की शक्तियां। और पुनरीक्षण का मतलब क्या होता है? पुनरीक्षण कब अप्लाई किया जाता है? जब कोई अधिकारी, जब कोई व्यक्ति अपने क्षेत्राधिकार का दुरुपयोग करता है, तो मिसयूज ऑफ ज्यूरिडिक्शन हो रहा है ना, यानी कोर्ट जो अपने क्षेत्राधिकार का दुरुपयोग कर रहा है। भाई उस कोर्ट को ऑर्डर करने चाहिए थे एफआईआर के, लेकिन कोर्ट ने ऑर्डर नहीं किए, तो उसने क्या किया है? इनडायरेक्टली क्या हुआ है? मिसयूज ऑफ ज्यूरिडिक्शन हुआ है। तो जब मिसयूज ऑफ ज्यूरिडिक्शन होता है तो कोर्ट ऑफ सेशन या हाई कोर्ट में अप्लाई किया जा सकता है। और 397 में ये रिविजनल पावर्स कोर्ट ऑफ सेशन की बताई हुई है। तो कोर्ट ऑफ सेशन भी आप जा सकते हैं और हाई कोर्ट भी जा सकते हैं। अगर कोर्ट ऑफ सेशन से भी कोई रेमेडी नहीं मिलती है तो फिर 482 में हाई कोर्ट को जो है, हाई कोर्ट में एप्लीकेशन दी जा सकती है। 482 में, सीआरपीसी की बात कर रहा हूं, सीआरपीसी की धारा 482 में उच्च न्यायालय को अंतर्निहित शक्तियां हैं कि वहां पर वो जो है इंटरफेयर कर सकता है और जो है एफआईआर का आदेश कर सकता है। जैसे गायत्री प्रजापति का मामला, गायत्री प्रजापति के मामले में रेप केस था, रेप का चार्ज था गायत्री प्रजापति जी पर, और हाई कोर्ट ने भी नहीं सुना था, मतलब हाई कोर्ट की तरफ से भी कोई ऑर्डर नहीं हुए थे। तो प्रश्न ये बनता है कि अगर हाई कोर्ट भी 482 में आदेश नहीं करता है तो फिर आपके पास लास्ट ऑप्शन है कि आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, और सुप्रीम कोर्ट जो है अपनी एसएलपी के तहत, स्पेशल लीव पेटिशन के तहत जो है वहां पर एफआईआर लॉन्च करने के आदेश कर सकता है, जैसा कि गायत्री प्रजापति केस में हुआ था। तो ये ओवरऑल आपको समझना जरूरी है। ये मैं आप लोगों को प्रैक्टिकली एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूं कि अगर 154 में एफआईआर नहीं हुआ है तो हमारे पास ऐसा नहीं कि रास्ते बंद हो गए। 154(3) में एसपी को जो है डाक द्वारा भेजा जा सकता है, 156(3) में कोर्ट से ऑर्डर कराए जा सकते हैं। अगर कोर्ट भी, मजिस्ट्रेट भी नहीं सुन रहा है तो 397 में रिविजनल पावर है कोर्ट ऑफ सेशन की। कोर्ट ऑफ सेशन अगर जिला स्तर पर भी कार्रवाई पूरी नहीं हो रही है तो हाई कोर्ट को पावर है सेक्शन 482 में इंटरफेयर करने का, कि वो एफआईआर करने का ऑर्डर कर सकता है। और अगर हाई कोर्ट भी नहीं सुनता है, जैसा कि गायत्री प्रजापति के मामले में हुआ था, तो फाइनली सुप्रीम कोर्ट को भी ऑर्डर है, सुप्रीम कोर्ट को भी पावर है कि वो एफआईआर का ऑर्डर कर सकता है। तो इस तरीके से हम लोगों ने एफआईआर में जो भी इंपॉर्टेंट चीजें थी, किस तरीके से जो भी था वो हम लोगों ने डिस्कस किया। अब बात इसमें आती है कि एफआईआर में देरी, कि अगर एफआईआर में कोई देरी होती है, अगर जो विक्टिम है उसमें टाइम लगाता है, तो देखिए ये कहीं ना कहीं मामले को संदेहास्पद प्रतीत बनाता है। क्योंकि एफआईआर जो है अपराध होते ही तुरंत जो है सूचना दी जाती है, यानी अपराध होने के तुरंत बाद बिना समय खोए सूचना दे देनी चाहिए। अगर आप ऐसा नहीं करते तो फिर जाहिर सी बात है मामला संदेहास्पद प्रतीत होता है। ऐसा नहीं है कि अपराध नहीं हुआ या पुलिस विवेचना नहीं करेगी, लेकिन कहीं ना कहीं डाउट क्रिएट होता है। इसलिए कोशिश ये की जानी चाहिए कि बिना समय खोए तुरंत उस मामले में सूचना दे देनी चाहिए, क्योंकि एक बार जब आप सूचना देंगे तभी पुलिस अपना इन्वेस्टिगेशन शुरू कर सकती है। जैसे कि एफआईआर के बाद, क्योंकि कॉग्निजेबल ऑफेंस में होता है, तो जैसे ही आपने किसी अपराध की एफआईआर, आपने अपराध की सूचना दी, पुलिस एफआईआर लिखेगी। एफआईआर के बाद अगला स्टेप क्या होगा? उसमें इन्वेस्टिगेशन शुरू हो जाएगा। यानी कहने का मतलब इसका पहला चरण हो गया कि नहीं हो गया? इन्वेस्टिगेशन के बाद पुलिस क्या करेगी? पुलिस रिपोर्ट कोर्ट में भेजेगी। अब ये पुलिस रिपोर्ट भी दो रूप में हो सकती है, यानी चार्जशीट के रूप में हो सकती है या एफआर के रूप में हो सकती है। यानी या तो इस इन्वेस्टिगेशन में सीधी सीधी बात है, अपराध निकल कर आएगा, एविडेंस निकल कर आएंगे या नहीं आएंगे। एविडेंस निकल कर आए तो चार्जशीट जाएगी, नहीं तो एफआर चला जाता है। फिर उसके बाद कोर्ट उसका कॉग्निजेंस करता है। पुलिस रिपोर्ट के बाद मजिस्ट्रेट के पास जब जाएगा तो मजिस्ट्रेट उसका संज्ञान करेगा। उसके बाद इंक्वायरी होगी, उसके बाद चार्ज विरचित किए जाएंगे और फिर फाइनली ट्रायल होगा। तो इस तरीके से हमारी जो प्रक्रिया है वो स्टेप बाय स्टेप चलती है। तो मेरा कहने का मतलब ये है, मैं आपको ये एक्सप्लेन करना चाहता हूं कि जब तक उस मामले में एफआईआर नहीं होगा, कार्रवाई आगे कैसे बढ़ेगी और मामला जो है वो डिले होता चला जाएगा। तो इसलिए एफआईआर का इंपॉर्टेंस ये है कि अगर कॉग्निजेबल ऑफेंस है तो उसकी सूचना तत्काल रूप से दी जाए, एफआईआर उसमें लॉन्च होनी चाहिए और पुलिस अपना इन्वेस्टिगेशन करेगी। और एक बार जब एफआईआर लॉन्च हो जाती है तो पुलिस को इन्वेस्टिगेशन करने के लिए किसी कोर्ट की परमिशन नहीं है, परमिशन की जरूरत नहीं है। पुलिस स्वेच्छा से सो मोटो उस मामले में इन्वेस्टिगेशन कर सकती है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ अगर नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस है, मैं अभी बात एफआईआर की कर रहा हूं, अगर उस मामले में असंज्ञेय अपराध हुआ है, जो मैं बात कर रहा था सेक्शन 155 की, अगर नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस है तो फिर उस मामले में एनसीआर लॉन्च होगा।
और नॉन कॉग्निजेबल रिपोर्ट उसमें लॉज होगी, और एनसीआर अगर लॉज होता है तो देखिए इसमें थोड़ा सा अंतर है, एफआईआर में और एनसीआर में अंतर है। तो फिर उस मामले में पुलिस अपना इन्वेस्टिगेशन खुद से प्रारंभ नहीं कर सकती, क्योंकि जो नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेज होती हैं उसमें पुलिस को इन्वेस्टिगेशन करने की स्वयं से कोई शक्ति नहीं होती जब तक कि कोर्ट द्वारा उसको ऑथराइज ना किया जाए। कोर्ट ऑथराइज करेगा तब इन्वेस्टिगेशन शुरू होगा। तो जो नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेज होते हैं उसकी रिपोर्ट भले ही आप एसएचओ को दे सकते हैं, एसएचओ क्या करेंगे, उसकी रिपोर्ट लिखेंगे और आपको बोल देंगे कि आप संबंधित मजिस्ट्रेट के पास चले जाइए या उस प्रति को मजिस्ट्रेट के पास भेज देंगे, और फिर कोर्ट को डिसाइड करना है कि या तो उस मामले को आगे बढ़ाए, उसमें कॉग्निजेंस ले, उसमें आगे इंक्वायरी करे, आरोप विरचित करे, ट्रायल करे, या उस मामले को इन्वेस्टिगेशन के लिए भेज दे। पुलिस अधिकारी स्वेच्छा से इन्वेस्टिगेशन शुरू नहीं कर सकता है। तो ये दोनों में बेसिक सा डिफरेंस है एफआईआर और एनसीआर में। तो ये आपको समझ में आया होगा आज के लेक्चर में बेसिकली एफआईआर और एनसीआर में क्या अंतर है, सेक्शन 154 और सेक्शन 155 में क्या डिफरेंस है, ये हम लोगों ने आज सीखा। नेक्स्ट लेक्चर में सीआरपीसी के अगले लेक्चर में हम लोग जो है और चीज़ों को आगे डिस्कस करेंगे, कन्फेशन के बारे में बात करेंगे, ट्रायल जो है इसमें कई प्रकार के 4 प्रकार के ट्रायल हम पढ़ेंगे, सेशन ट्रायल, वारंट ट्रायल, समन ट्रायल, समरी ट्रायल। तो वन बाय वन उन ट्रायल को आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू सो मच।